हेलो, सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए दो पैरामीटर लगते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a प्लस आयोटा बी, तो उसको दो पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। तो यूनिकनेस का क्या मतलब है कि ये दोनों की पैरामीटर की वैल्यू पता होगी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। दोनों पैरामीटर की वैल्यू पता होगी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो एक है मॉडुलस और एक है आर्गुमेंट। एक है मॉडुलस और एक है आर्गुमेंट। तो मॉडुलस को लिखते हैं मॉड ऑफ जेड, इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में। वो होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉडुलस जो होता है वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर होता है। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट होता है एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत ही खतरनाक है आर्गुमेंट, बहुत रिस्की होता है, तो कंफ्यूजिंग है, वो गलतियां कराता है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस ए कॉमा बी, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, इसको p नाम दे दिया, पॉइंट का नाम p दे दिया, तो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वो आएगा मॉड z, है ना। और आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में भी देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है। तो ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्गुमेंट, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्गुमेंट। तो ये वाला हुआ एंटी क्लॉकवाइज और ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों ही सेम है। नेक्स्ट आर्गुमेंट को लिखते कैसे? ए आर जी ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड। नेक्स्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा यानी 1,1, तो z हो गया 1 प्लस आयोटा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1, तो इसका मॉड z कितना होगा? तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √2। और आर्गुमेंट कितना होगा? या तो π/4 या फिर -7 π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा π/4 या फिर -7 π/4, लेकिन टू पाई का रोटेशन लगा के भी तो वापस आ ही सकता है। तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन +2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो +2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन पे कैसे लोकेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन पे कैसे लोकेट करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, तो इट इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b विच इज़ अ पॉइंट एंड पॉइंट कैन लोकेट ऑन द आर्गेंट प्लेन। फिर उसके बाद में पता चला कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकालो तो मॉड z, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z। और एक दो चीज़ें बताता हूँ। अगर देखा जाए आर्गेंट प्लेन पे देखा जाए तो ये जो एक्स एक्सिस है इस केस में इमेजिनरी पार्ट 0 है। एक्चुअली एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं, पर इमेजिनरी नहीं है, इसको नाम दिया गया है इमेजिनरी एक्सिस आर्गेंट प्लेन में, इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट, तो रियल एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसका मतलब ये सारे प्योरली रियल है। और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। और x एक्सिस के ऊपर जो होंगे, x एक्सिस के ऊपर जो होंगे और x एक्सिस के नीचे जो होंगे उनका y नॉट इक्वल टू 0 है, तो दे आर इमेजिनरी नंबर्स। तो कहने का मतलब है
एक्स एक्सिस पे प्योरली रियल, वाई एक्सिस पे प्योरली इमेजिनरी, और एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे इमेजिनरी नंबर्स, और ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. सो ओरिजिन इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी. नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके. तो फर्स्ट, इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी नहीं होती है. तो इनइक्वालिटीज in case of imaginary numbers is meaningless. तो हम ऐसे कभी नहीं बोलते हैं कि 2 + 3 iota is greater than 1 + iota. तो it's a meaningless situation. नेक्स्ट है सेकेंड रिमार्क, इन रियल नंबर सिस्टम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर जीरो है तो इसका मतलब a मस्ट बी जीरो एंड b मस्ट बी जीरो. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है. इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर जीरो है तो a जीरो b जीरो भी हो सकता है, a इज इक्वल टू आयोटा b एंड b इक्वल टू 1 भी हो सकता है, a इक्वल टू -1 b इक्वल टू आयोटा हो सकता है. तो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़. पर रियल नंबर सिस्टम में ये फिक्स है कि ये होगा ही होगा, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी फिक्स नहीं है. थर्ड रिमार्क, जेड स्क्वायर और मॉड जेड स्क्वायर में फ़र्क है, क्योंकि जेड स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, उसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy, और मॉड जेड स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दोनों में फ़र्क है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दे आर ऑलवेज इक्वल. फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी तभी लिख सकते हैं इफ एटलीस्ट one of a and b is non-negative. one of a and b is non-negative. तो जैसे फॉर एग्जांपल √2 √3 लिखा है तो √6 लिख सकते हैं. √2 √-3 लिखा है तो इसको √-6 विच इज़ √6 आयोटा लिख सकते हैं. लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये नहीं लिख सकते. देखो क्यों? क्योंकि √/-2 √/-3 इसका मतलब होगा -2 इंटू -3. गलती करते हैं, ये हो गया √6, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो सही क्या आएगा, √2 इंटू √-1 √3 इंटू √-1. तो ये हो जाएगा √2 आयोटा √3 आयोटा, तो ये होगा √6 आयोटा स्क्वायर विच इज़ -√6. तो देखो दोनों में फ़र्क है, एक प्लस √6 आ रहा है, एक -√6 आ रहा है. तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है. तो ये जो लिखा है ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है. तो इसका √/-2 √/-3 का आंसर आएगा -√6. तो √/-2 √/-3 का आंसर आएगा √-6.